नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राष्ट्र धर्म में। तो राष्ट्र धर्म में बात कर लेते हैं आज पश्चिम बंगाल की, जहां पर सियासत में पार्थ चटर्जी और उनसे जुड़ी शिक्षा घोटाले ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। अब तक पार्थ को मंत्री पद से हटा दिया गया है। अर्पिता से भी दूरी बनाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन फिर भी जिस तेजी से ईडी की कार्रवाई बढ़ रही है, टीएमसी से जुड़े कई दूसरे नेताओं पर भी आंच आने की संभावना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी अब आगे क्या करेंगी। ऐसे में अटकलों का बाजार भी गर्म है। चर्चा है कि जिन भी मंत्रियों पर संदेह है, जिस पर भ्रष्टाचार के छोटे या बड़े आरोप हैं, उन सभी पर गाज गिर सकती है। यह भी संभव है कि पूरा मंत्रिमंडल खुद ही अपना इस्तीफा दे दे और फिर सारी ताकत ममता बनर्जी के पास चली जाए। उस स्थिति में ममता ही अपने नए मंत्रिमंडल का फिर से गठन कर सकती हैं। उन तमाम नेताओं को किनारे किया जा सकता है जिन पर या तो गंभीर आरोप हैं या फिर जो जांच एजेंसियों की रडार पर आ सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार ममता बनर्जी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती हैं। नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, उन्हें उपचुनाव लड़ा नहीं जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इस सब के अलावा नौकरशाही में भी बड़े बदलाव होते दिख सकते हैं। अब खबर यह भी है कि सीएम इस बार शिक्षा सचिव को बदल दें। इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी किसी दूसरे ईमानदार अफसर को देने के बाद भी सामने आ रही है, क्योंकि पार्थ चटर्जी शिक्षा घोटाले में, एसएससी एग्जाम घोटाले में ही जो दोषी हैं वो पाए जा रहे हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो इस लिस्ट में जिला अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। युवाओं को पार्टी में और ज्यादा तरजीह दी जा सकती है, लेकिन अभी ये सिर्फ अटकलें हैं और फाइनल फैसला अभिषेक बनर्जी और ममता ही लेने वाली हैं। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अगले महीने 5 और 6 अगस्त को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकती हैं और इसके बाद 7 अगस्त को नीति आयोग को भी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक होने वाली है, जिसका हिस्सा भी पीएम रहेंगे। अब इस बार उस बैठक में भी ममता बनर्जी की मौजूदगी जो है वो दर्ज हो सकती है। हालांकि पिछले साल ममता ने वो मीटिंग अटेंड नहीं की थी, लेकिन इस बार वो शामिल होने जा रही हैं। अब कुमारस्वामी कामराज प्लान की तर्ज पर ममता बनर्जी भी बंगाल में कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। कब लेंगी, कब वो परिवर्तन देखने को मिलेगा, कब ममता बनर्जी का जो मंत्रिमंडल है वो या इस्तीफा देगा या फिर खुद ममता उन पर जो उनको हटाएंगी, ये तमाम चीजें जो है अभी तक अस्पष्ट है। कब होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे जैसे ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है, पार्टी की चुनौती भी उसी तर्ज पर लगातार बढ़ने लगी है। दूसरी ओर अगर बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ती जा रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, ममता सरकार के, ममता बनर्जी के करीबियों पर पार्थ चटर्जी की बात करें तो वह ममता के सबसे करीबी, सबसे विश्वसनीय माने जाते थे। उन पर जिस तरीके से ये कार्रवाई लगातार जारी है, अर्पिता मुखर्जी पर जो कार्रवाई लगातार जारी है, उनके घर से जो तमाम चीजें बरामद हुई, उसके बाद वो तस्वीरें तमाम सामने आई, जो कैश उनके घर से बरामद हुआ, उसके बाद अब ममता सरकार के खिलाफ पूरे पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही है। लोगों का विश्वास ममता सरकार से कहीं ना कहीं उठने लगा है और यही तमाम चीजें हैं जिसके बाद अब ममता बनर्जी संगठन पर जोर दे सकती हैं। अब ममता बनर्जी कामराज प्लान की ओर रुख कर सकती हैं और यह हो सकता है कि संगठन में बदलाव किया जाए, साथ ही साथ मंत्रिमंडल को बदल दिया जाए, मंत्रिमंडल में और विश्वसनीय नेताओं को, मंत्रियों को यहां पर रखा जाए और जो संगठन है उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी अब काम कर सकती हैं। क्योंकि ममता बनर्जी को खतरा कहीं ना कहीं ये भी है कि उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है। बीजेपी जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी हमने तमाम पटकथा देखी, उसके बाद इतने लंबे समय बाद जब उस तमाम सियासी संघर्ष का पटाक्षेप हुआ तो सरकार बदलती नजर आई। यही चीज पश्चिम बंगाल में ना हो, उसका भी एक खतरा ममता बनर्जी को है, जिसके बाद अब ममता बनर्जी पहले से ही सक्रियता दिखा रही हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी एक सियासी जो उनमें तमाम साझेदारी वो रखती हैं या फिर सियासी पकड़ उनकी कहें, हो सकता है कि वो अपनी स्थिति को समझा लें, इस तमाम चीजों से बाहर निकल जाएं। लेकिन कब होगा ये सबसे अहम देखना होगा कि बदलाव की बयार पश्चिम बंगाल में इस बार कब बहेगी। तो पार्थ अर्पिता के बाद अब और भी कई मंत्रियों पर
ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, कई और मंत्री इसके शिकंजे में आ सकते हैं। अब जो पहले भी एक विधायक से पूछताछ हो चुकी है, अब ऐसे में ममता बनर्जी क्या फैसला लेंगी, ये सबसे अहम देखने वाली बात होगी। क्या कामराज प्लान पर काम करने के लिए दीदी तैयार हैं, ये भी सबसे अहम देखने वाली बात होगी। और अहम बात ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी जो लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बढ़ती जा रही है पश्चिम बंगाल में, उसको कैसे खत्म किया जाएगा, उस पर कैसे रोक लगाई जाएगी। मिथुन चक्रवर्ती, जिनका जो बीजेपी के नेता है, जिनका कहना है कि कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो हमारे संपर्क में हैं। अब ये जो उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की है, ये किस तरीके से तमाम चीजें देखी जाएंगी, वो देखने वाली बात होगी। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी, प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद है, और इसी के साथ संजय चक्रवर्ती जी, प्रवक्ता टीएमसी से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुरुआत चक्रवर्ती साहब आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को बुलाई है, और उस बैठक से पहले ये तमाम अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मंत्रिमंडल पर गाज गिर सकती है, मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। देखिए, ये ममता दीदी का पार अधिकार है और वो क्या करेंगी, ये क्योंकि पार्टी की सुप्रीमो है, उनके पास पूरा अधिकार है कि वो पार्टी में क्या क्या फेरबदल करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इसके बारे में अभी हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, ये है कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम साफ सुथरी राजनीति करने को विश्वास करते हैं। ममता दीदी को आपने खुद देखा होगा, बिल्कुल जो है एक नॉर्मल रूप से वो अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही है, आज से नहीं, आपने शुरू से देखा होगा। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, रेल मंत्री होने के बावजूद उन्होंने कभी भी उनके जो है वेशभूषा में कोई बदलाव नहीं आया है। तो इसीलिए जो है वो भी इस तरह की राजनीति को ही वो आगे प्रेशर देना चाहती है, और एक तरीके से देश के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रखना चाहती है कि ये काम हम कर सकते हैं, तो बाकी जितने भी जो है दागी लोग हैं उनके साथ ये काम क्यों नहीं हो सकता। और बहुत सारे राज्यों में इस तरीके से भ्रष्टाचार, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कौन सा जो है कार्रवाई हो रही है, ये भी देखने वाली बात है। ठीक है। देवेंद्र प्रमुख जी, फिलहाल खुद चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में क्या होने वाला है, क्या बदलाव होंगे, ये तो हम आपके सामने नहीं रख सकते। ममता बनर्जी सुप्रीमो है, वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर गाज इस बार देखा जा रहा है, कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में गिर सकती है। नहीं, हम तो चाहते हैं, अच्छी बात है ये मुस्कान जी, कि कोई सरकार इस तरीके का कदम उठाए। और जिस तरह से जो बात है वो ममता दीदी की, वो ये है कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ अपने आप को हमेशा साबित करने की कोशिश की थी। उनके लिए एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी सरकार में इतना बड़ा घोटाला और इतना जिम्मेदार मंत्रियों के द्वारा किया गया है, ये सोचनीय बात है। और ये बड़ा अंदर तक खतरनाक मामला भी है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जो विवादों से हमेशा घिरा रहा है, जिसमें निर्दोष लोगों के साथ भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटती रही हैं। और उसी तरह से ये जो घोटाला हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी जड़ें कहां तक, ये समझना जरूरी है। और मैं तो ममता जी के लिए यही कहूंगा कि वो अपने तरीके से एक अच्छी लीडर हैं, और इसको जो धीरे धीरे उनके यहाँ इस तरीके की बीमारी फैली है, उसको खत्म करें, जिस भी तरीके से करें। हमारा तो काम दूसरा है, हम लोग तो साफ स्पष्ट नीति वाले लोग हैं, ज्यादा हम ड्रामा करते नहीं, ना किसी भी मतलब की वजह से सवाल उठाते। आपकी तरफ से क्वेश्चन आया, मैंने तो यही कहा है, मैं फिर यही कह रहा हूं कि मेरी सहानुभूति है कि ममता जी जितनी जल्दी संभल जाएं, उनके लिए बड़ा काम होगा। क्योंकि इस देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद धीरे धीरे क्षेत्रीय गठबंधनों का जो भी लूट मार का काम था प्रदेश वाइज, वो धीरे धीरे बंद हो गया। समाजवादी हो, बसपा हो, और इन सब की मां कांग्रेस हो, और अब ममता का भी नंबर आ गया। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि लोकतंत्र में लोकतंत्र जिंदा रहे, कहीं ना कहीं खड़ा रहे, और ये अपने आप को सुधार कर एक सीख लें भारतीय जनता पार्टी से कि गरीब, कमजोर, पिछड़ों की बात ना करें।
उन्हें साबित करें। आज आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, आपको मौका मिला है कि आप वास्तव में गरीब बात करने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। इस तरीके के इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार अगर क्षेत्र में पार्टियां कर रही हैं तो कांग्रेस का भी वो लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार फिर तो ज्यादा नहीं लगता इस वजह से। तो फिर मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि ममता दीदी जितनी जल्दी हो इस घोटाले को खत्म कर इस गंद को बाहर करें पार्टी से और अपने आप को सेव करें। ठीक है चक्रवर्ती साहब। जी बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार आने के बाद, इनकी सरकार आने के बाद बड़ा साफ सुथरा हो गया। तभी तो जो है गुजरात शराबबंदी के होने के बावजूद जो है वह 75 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक भ्रष्टाचारी येदियुरप्पा को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। सीधे सीधे जो है मतलब एक तरीके से आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर रमन जो छत्तीसगढ़ के उनके ऊपर केस चला, उनके ऊपर कोई कार्रवाई किसी तरीके से आज तक नहीं हो। व्यापम घोटाला रहा, व्यापम घोटाले पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी भी तरीके से। इतने साफ सुथरे हैं आप लोग। अभी 16 तारीख को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की। 5 दिन के अंदर वो एक्सप्रेसवे ढह गया। 15,000 करोड़ का वो एक्सप्रेसवे था, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मध्य प्रदेश से 15 करोड़ का पुल ढह गया, उसके बारे में कोई नहीं बात करेगा। कोई जांच नहीं होगी, इसी तरीके से किसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। महाराष्ट्र में 50 एमएलए को पहले गुजरात, फिर वहां से गोवा से लेकर के आसाम, वो बाकायदा चार्टर्ड फ्लाइट में 5 स्टार होटल में घूमते रहे। उनकी खरीदारी हुई, क्या हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई जांच नहीं होगी। अब आपको भी संभल कर रहना होगा चक्रवर्ती साहब। ये जो महाराष्ट्र का आप खुद जिक्र कर रहे हैं, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। नहीं एक सेकंड, मैं अब इसको आंसर दे देता हूँ। महाराष्ट्र 50-55 विधायक थे, उनको तोड़ना बड़ा आसान था। यहाँ बीजेपी की नहीं चल पाएगी, यहाँ नहीं चल पाएगी। यहाँ हमारे पास 220 एमएलए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये सब जो है इनका जो चीजें हैं। और उल्टा मैं आपको इतना बता दूं, जो आपने कहा मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कुछ इनके एमएलए हमारे संपर्क में है। मैं आपको बताऊं कि 38 एमएलए बीजेपी के ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में। हम दरवाजा नहीं खोलने केवल कि हम समय आने पर दरवाजा खोलेंगे। 38 एमएलए ऐसे हैं जो बीजेपी से हमारी मिथुन चक्रवर्ती 38 का आंकड़ा तो चक्रवर्ती ने 38 का आंकड़ा तो मिथुन जी ने बताया था, अब आप भी 38 बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 21 तो हमारे सीधे संपर्क में है। आपकी डिबेट में मैं बहुत पहले भी इस बारे इस आंकड़े को बता चुका हूं। आज वो मिथुन चक्रवर्ती बता रहे होंगे, यहाँ संजय चक्रवर्ती बता रहा है। ठीक है, आंकड़ा हमारे पास भी उतना ही है जितना मिथुन चक्रवर्ती बता रहे होंगे। उन्होंने 21 का आंकड़ा दिया है, मैं 38 का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वो अगर कोई गेम खेलना चाहते हैं तो इसी ईडी के सहारे गेम खेलना चाहे, खेल करके एक बार कोशिश करके देख ले। जितनी तेजी से कार्रवाई ममता दीदी ने हमारे से किया है, वो ये नहीं उन्होंने देखा कि वो मंत्री है, कौन है, क्या है। जैसे ईडी की कार्रवाई हुई, ना किसी तरीके से घेराव किया है, ना किसी तरीके से कोई बवाल हुआ है। उन्होंने तुरंत के तुरंत इस्तीफा लिया और पार्टी से उनको बर्खास्त कर दिया। और अभी आपको जैसे आपने कहा कि सोमवार को जो है हमारी पार्टी की एक मीटिंग होने वाली है। ममता दीदी उस पर स्वतंत्र है, उसमें क्या डिसीजन लेंगी वो आपके सामने होगा। एक देश के सामने एक बहुत बड़ा नजीर पेश करने वाली है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। जी लाइन लगवाओ। ठीक है, लेकिन चक्रवर्ती साहब एक बात ये भी तो है, चलिए ठीक है आपने ये बात बता दी, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही है प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, राज्य में, उसका क्या करेंगे? इसमें कहा एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ से चुनाव जीत करके आए, लोकसभा में चुनाव जीत के आए, जहाँ पे कभी हम लोगों ने चुनाव नहीं जीता। 2 महीने पहले की बात, 2 महीने पहले की बात नहीं कर रही हूँ, अभी देखिए ना ये जो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये सब जनता अच्छी तरीके से जानती है, बीजेपी का गेम अच्छी तरह जानता है। ये एक वॉशिंग मशीन है, ये गंगा जल है। सुबह का गुंडा शाम को बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो राष्ट्रभक्त हो जाता है। ये हार्दिक पटेल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें ये इनके यहाँ चलता रहता है। ये चाहते हैं कि ये तानाशाही की एक सरकार चाहते हैं, ये विपक्ष विहीन सरकार चाहते हैं। अरे जब ये सांसद का तो बोलने नहीं देते हैं, जो सांसद इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको उठा के सस्पेंड कर देते हैं, बाहर बैठा देते हैं उठा करके। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप बीजेपी एक साफ सुथरी जो है सरकार चला रही है? किस तरीके से कह सकते हैं? कोई महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बाहर कर दो, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बाहर कर दो, कोई भी इंसान जो है बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बाहर कर दो। ये तो संसद में भी चल रहा है, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। और जनता इसके लिए 2024 में बिल्कुल मन बना के बैठी है इसका फैसला क्या करना है।
ठीक है, लेकिन चलिए अब आपने ये बात भी कह दी। अब बात ये है कि मंत्रिमंडल में जो तमाम चीज़ें इस बार मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का बाजार पूरे तरीके से गर्म है। ये कहा जा रहा है कि पार्थ की जो चतुराई है वो ममता के लिए चुनौतियां लगातार अब बता रही है। अब ये जो चुनौतियां लगातार बढ़ रही है, इसमें अब आगे क्या आपकी जो पूरी रणनीति है वो हो सकती है? ये हमारी रणनीति, मैंने कहा ना कि हो सकता है सोमवार को इसके बारे में खुलासा आपको शाम तक मिल जाएगा कि रणनीति क्या होने वाली है। लेकिन जितनी तेजी से कार्रवाई हम लोगों ने की है, शायद ही किसी ने की होगी। यहाँ तो भ्रष्टाचारी को तो मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, लेकिन हम ठीक लोगों है ने चक्रवर्ती साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, फौरन लौटूंगे आपके पास। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्रधर्म में। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं देवेंद्र जी आपका इस बार रुख करना चाहूंगी। फिलहाल जो तरीके से चक्रवर्ती साहब कर रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंट से नहीं है और वहां पर बहुत ज्यादा विधायक हैं, अगर आप 21, 22, 23, 24 को लेकर जाते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। देखिए मुस्कान जी, हमने तो अभी विधायक की बात ही नहीं की, और मिथुन दादी ने जो कहा है वो वहां के लीडर हैं, क्षेत्रीय हिसाब से बात की है, राष्ट्रीय स्तर से कोई बात विधायक को लेकर नहीं हुई है। और हमने तो पहले भी सहानुभूति जताई थी। हम तो फिर भी कह रहे हैं कि ममता दीदी को जो है, जिस तरह से उन्होंने अपना एक रूप धारण किया था और जिस तरह से उनके स्पीच थे, और जब बंगाल जल रहा था, टूट रहा था, तब उनसे अपील कर रहे थे लोग बाग, तो उन्होंने कहीं सुनने की कोशिश नहीं की किसी तरह से। और एक नारा आया था, खेला 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 हो गया, हमारी समझ में तो अब भी नहीं आया, बंगाल की भाषा थी। और वो खेला, मुझे लग रहा असली खेला अब हो रहा है और ममता दीदी के साथ हो रहा है, और उनको समझ में नहीं आ रहा। खेला का मतलब यही होता है कि खेल हो जाए और समझ ना आए। वो खेल अब हो रहा है, टीएमसी के साथ हो रहा है, ममता के साथ हो रहा है। तो मैं फिर सहानुभूति यही जता रहा हूं कि वो जितनी ईमानदारी के साथ जितना बड़ा स्पीच देकर पूरे देश में घूमी है अपने प्रदेश को छोड़कर, काश वो आज बंगाल को संभालें और बंगाल पर ध्यान देती, तो शायद इतना बड़ा घोटाला उन्हीं के घर में, उन्हीं के परिवार में, उन्हीं की सरकार में नहीं हो पाता। तो मैं तो यही कहूंगा कि ममता जी का जैसा बड़ा नाम है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी बोल सकती हैं, माननीय गृह मंत्री जी के लिए बोल सकती हैं, राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बोल सकती हैं। तो कम से कम अपने परिवार को इतना मजबूत रखें जितने मजबूती से वो बोलती हैं। ठीक है। जैसे टीएमसी की छवि दागदार हुई है, वो समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी या छोटे छोटे और जो दल हैं उनकी जैसी कड़ी मार आकर खड़ी हो गई है। वरना केजरीवाल जैसे लोग भी उम्मीद लगा रहे थे कि ममता जी कहीं ना कहीं नेतृत्व कर 2024 में एक लीडरशिप की जरूरत थी। ममता दीदी का भी एक था दिमाग में, हो सकता है कि कहीं लीडरशिप में सोनिया जी और राहुल जी के परिवार पर, या जिस तरह से आज लग रहा उनकी जांच के विषय में कहीं ना कहीं आपका नंबर आ जाए। मुझे लग रहा उसके लिए भी ये बड़ा खेला हो गया। भाई इस खेला से कैसे निकलेंगे, कैसे आपको विपक्ष के लोग लीडर मानेंगे? तो ये ममता दीदी की कठिन परीक्षा है, इस पर ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। मैं यही सहानुभूति जताता हूं कि वो इस बवाल से निकलें, इस खेला से बाहर निकलें और असली खेला को समझें। जिस खेला को पूरे देश में खेल रहे थे वो स्वयं बंगाल में हो गया। ठीक है देवेंद्र जी, आ रहे हैं एक बार फिर से आपके पास। हमारे साथ विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विपिन जी आपका एनबी न्यूज पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में देवेंद्र जी कह रहे हैं कि खेला हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो खेला है वो खुद बीजेपी ही कर रही है। अभी संजय चक्रवर्ती जी का बयान, उन्होंने अभी कहा कि ये जो ईडी की कार्रवाई होती है ये सिर्फ विपक्ष पर है। चाहे आप कांग्रेस को देख लीजिए, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को किस तरीके से बुलाया जा रहा है। अब जिस तरीके से पार्थ को, हालांकि घोटाला हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या बीजेपी वाकई वो वॉशिंग मशीन है जो तमाम विपक्ष कहता है? ये पूछ रहे हैं चक्रवर्ती साहब। आपका क्या कहना इस समय जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है? देखिए, सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। पहली बात कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें पार्था चैटर्जी की कि वहां पर जो सबूत मिले, नोटों के बंडल मिले, क्या आप उस चीज को सरे से खारिज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसका क्या जवाब है, क्या जवाबदेही बनती है?
और कोई ना कोई तो कारण होगा उनको अगर मंत्री पद से हटाया गया है, तो इसका मतलब है कि निश्चित बात है गड़बड़ हुई है। जो ये स्कैम बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ा स्कैम है, तो ये बातें समझनी पड़ेंगी कि कई बारी तो आप विपक्ष बोलता है, वहां पर लोकतंत्र में उनको पूरा हक है अपने विचार आगे रखें और वो विरोध भी करें सरकार की नीतियों का, और साथ में जो खामियां हैं उनको उजागर करें। यहाँ पर तो ये हमारे देश में तो बहुत छूट मिली हुई है। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, और यहाँ तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक महामहिम के बारे में कैसी अभद्र टिप्पणी करी जो बहुत शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये क्या हो रहा है देश में। लेकिन यहाँ पर सिक्के का, क्योंकि मैंने बात करी बतौर पत्रकार की, यहाँ पर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। यहाँ पर विपक्ष को पूरा हक है, जहां पर उनको लगता है कि जांच सिर्फ बदले की भावना से हो रही है। अंग्रेजी का एक नया शब्द हम सबने सीख लिया, वेंडेटा, बदले की भावना से कार्रवाई करना, या ये बोला जाता है कि जितनी जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो यहाँ पर मामले की तह तक जाना पड़ेगा। हर एक जो जांच है या जहां पर जो घोटाला अगर कोई सामने आया है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल जायज है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों में ये बात भाजपा के नेता, जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर बड़े सम्मानित बैठे हैं, उनसे एक सवाल बनता है कि जब जो नेता अगर विपक्ष में होता है और उस पर गंभीर आरोप होते हैं, जब वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो क्या उनके दाग धुल जाते हैं? ये सवाल तो एक आम आदमी भी पूछना चाहेगा। और रही बात विपक्ष की, आपने बात करी कि राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, सोनिया गांधी जी से हो रही है, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। तो सोनिया गांधी जी तो कांग्रेस की मुखिया, लेकिन यहाँ पर क्या वो कोई जवाब है कि स्वतंत्र सेनानी जो थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको लेके आप एजेल का आपका गठन होता है, उसके बाद एकाएक यंग इंडिया मैदान में आ जाती है, तो क्या कारण है? जवाबदेही बनती है कि वहां पर कि क्या उनके जो सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर ली, तो सारे शेयर्स एक्वायर कर लेती है यंग इंडिया, और कि 50 लाख में सारा ट्रांसफर हो जाता है, तो इसका जवाब तो बनता है, आम आदमी पूछेगा। यही ईडी जांच कर रही है, तो यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो तमाम चीजें चल रही है विपिन जी, उस पर मैं छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगी। अभी ममता बनर्जी, ये कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें हैं कि ममता बनर्जी का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे सकता है या फिर वो खुद कुछ मंत्रियों को निकाल सकती हैं और बदलाव कर सकती हैं। ये बदलाव क्या एंटी इनकम्बेंसी जो इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि जो इस समय जो चीजें चल रही है उससे कहीं ना कहीं जनता का विश्वास कहीं टूट रहा है। दूसरी ओर मिथुन दा जिस तरीके से बातें कह रहे हैं कि इतने विधायक जो है हमारे संपर्क में है और सीधे संपर्क में है, और कई ऐसी चीजें हैं कि ममता बनर्जी को क्या ये भी लग रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेला यहां भी कर सकती है, तो वो पहले से सक्रिय हो गई है तमाम चीजों के लिए? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर सवाल आपका बनता है ये, और मैं उसका जवाब ये दूंगा कि जो बंगाल के जब चुनाव हो रहे थे और चुनाव के पहले जो माहौल था पश्चिम बंगाल में, वो तो उसने बड़ी हमारे महान मुल्क की छवि धूमिल करी। वहां पर तो रक्तचरित की राजनीति देखने को मिली, उसमें तो सब दोषी हैं। वहां पर चाहे आप टीएमसी की बात करें या भाजपा की बात करें, आपस में जो खूनी बवाल मचा था, क्या आम आदमी को क्या संदेश जाएगा? आप बाहर के मुल्क की अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश जाता है, वो क्या देखने को मिली थी? राजनीति के आप एक मान मर्यादा होती है, तो वो भी आपने उसको लांघ दिया था, उसको पार कर दिया था, और जो वो तो खूनी बवाल मचा था, ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी जो और खेला होबा है या अमर सोनार बांग्ला, बड़े बड़े नारे दिए थे। अब आम आदमी पूछना चाहता है कि पहली बात तो उनको उसको जवाब चाहिए कि ये घोटाला जो है उस पे दीदी अपना रुख साफ करें। दूसरी बात है, यहाँ पर जो बात आती है, देखिए ममता दीदी पे जनता ने अपना भरोसा जताया है, तो उनको आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। जनता ने जब प्रचंड बहुमत दिया है, भाजपा ने अपनी पूरी कोशिश करी, क्योंकि चुनावी मैदान में तो टीएमसी और भाजपा थे, कहने को वाम दल भी थे, कांग्रेस भी थे, लेकिन सही मायने में अगर टक्कर थी तो भाजपा की और टीएमसी की थी। तो यहाँ पर अंत में अगर बाजी टीएमसी ने मारी चुनावों में और सरकार उनकी बनी, तो यहाँ पर उसका श्रेय देना पड़ेगा दीदी को। और जब पश्चिम बंगाल की जनता ने भरोसा जताया दीदी पर, मां माटी मानुष के उनके नारे पर, लेकिन यहाँ पर ये बात दूसरे सिक्के का ये भाई पहलू है यहाँ पर कि अभी अगर ये घोटाले उजागर हो रहे हैं तो दीदी क्या कार्रवाई करेंगी? दीदी से बड़ी उम्मीदें हैं यहाँ पर। और बार बार बोला जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई नेता नहीं खड़ा हो पाएगा 2024 में। तो यहाँ पर अगर दीदी को अपनी पार्टी की, अपनी राजनीतिक दल की छवि साफ रखनी है, तो यहाँ पर उनको कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक जो जनता चाहती है कि बिल्कुल एक
स्थिति स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर जितने भी दागी नेता हैं या जिन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बनेगी, तभी जनता संतुष्ट होगी। ठीक है विपिन जी, ठीक है। आ रहे हो एक बार फिर से आपके पास। संजू चक्रवर्ती जी, अब जवाब दे दीजिए। चुनावों में, विधानसभा चुनाव जब हुए उस समय में जनता ने जो इतना ज्यादा भरोसा जताया, इतना अच्छा मैंडेट दिया, उस भरोसे को किस तरीके से कायम रखने की कोशिश में है ममता दीदी? देखिए, जब चुनाव हुआ था उस समय भी बीजेपी ने पूरा प्रोपागेंडा किया हुआ था। हर तरीके से कोशिश की थी कि ममता दीदी को किस तरीके से बदनाम किया जाए। सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे, अरे हम तो बनिया हैं, हम हमसे कोई हिसाब नहीं पूछेगा और हम 200 के पार सीट लेकर के आएंगे। मतलब 50 रैली कर ली, 50 पद यात्राएं कर ली, प्रधानमंत्री से लेकर के 800 एमएलए एमपी वहां पे 3 महीने तक पन्ना प्रमुख बनकर घूमते रहे, गली गली घूमते रहे, लालच देते रहे, लेकिन अकेली दीदी व्हील चेयर में बैठ करके इनको हराया नहीं बल्कि बुरी तरीके से हराया। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आजादी के बाद से कांग्रेस और सीपीएम 64 साल तक राज किया, इनको बिल्कुल जीरो पे लाके खड़ा कर दिया, एक भी सीट नहीं है। तो इसी तरीके से बीजेपी भी अब उछल कूद कर रही है, 2024 से ये भी जीरो पे आ जाएगी। ये जनता वहां पे जानती है क्योंकि बंगाल की जनता दूसरे प्रदेशों की जनता से बिल्कुल डिफरेंट सोच है। वो विकास पे देखती है, काम करती है, और दीदी का एक्शन जो 7 दिन के अंदर ले लिया गया, ये तारीफ के काबिल है। आज तक जितने भी मैं बीजेपी के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आप चक्रवर्ती साहब, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आप। ये बता दीजिए, ममता दीदी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। आरे विपिन जी, अच्छा काम किया, अच्छा काम करने की बात बता रहा हूँ। चक्रवर्ती साहब, ये बता दीजिए कि इस पर रुख क्यों स्पष्ट नहीं किया अभी तक? आप रुख और क्या करेंगे? हमने इस्तीफा ले लिया, हमने पार्टी से निकाल दिया, ठीक है, ये सबसे बड़ा रुख है। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, जब किसानों की हत्या गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किया था तो गृह राज्य मंत्री के पैसे जो इस्तीफा लिया गया था? नहीं लिया गया था। कोई एक शब्द नहीं बोला, प्रधानमंत्री एक शब्द बोले, जिम्मेदारी ली, जिम्मेदारी तो छोड़ दीजिए, उनसे इस्तीफा तक नहीं दिया गया, उनके साथ बगल में खड़े होकर रैलियां तक की गई, और बाकायदा अमित शाह जी तो क्या कहते दूरबीन लेकर दूर दूर से देखो कि कहीं हमारे यहाँ पे राज्य में रात को 12 बजे महिला निकल जाए तो भी जो है उसको जो है कोई लूटपाट नहीं हो सकती। और गृह राज्य मंत्री बगल में बैठे हो, तो जो 5 किसानों के हत्यारे वो बगल में बैठे हुए थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, दोबारा उनको जेल में भेज दिया, वरना तो उनको तो जेल से बाहर रिहा करवा दिया गया था 3 महीने के अंदर। अब आप खुद बताइए, गृह राज्य मंत्री का बेटा ना होता तो 3 महीने के अंदर जेल से बाहर आ सकता था? अरे इन लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। मैंने कहा ना, येदियुरप्पा के बारे में बताया, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, उसको इन्होंने मुख्यमंत्री तक बना दिया। गुजरात में 75 लोगों की हत्या, वो शराब से मौत हो चुकी है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आपके प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, न गृह मंत्री बोल रहे हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि वो मौतें क्यों हुई। 15,000 करोड़ का वो भी घोटाला है, कोई नहीं बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में 15,000 करोड़ का पुल 5 दिन के अंदर ढह गया, कोई जिम्मेदारी नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा उसके बारे में कि आखिर 5 दिन के अंदर एक्सप्रेस वे कैसे ढह गया। क्या बात करते हैं सर? अरे आप लोग भी तो ये कभी की जिम्मेदारी लिया करिए, किसी ना किसी को तो दोषी ठहराया करिए, कुछ ना कुछ तो जांच करवाया करिए। केवल ममता दीदी करते रहेंगे तो जितना आप माला जपेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं विपिन जी आऊंगी, छोटा सा कमेंट दे दीजिएगा, उसके बाद मैं देवेंद्र जी के पास जाऊंगी। देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और बार बार बोला जाता था असली परिवर्तन कौन करेगा? हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर परिवर्तन का समय आ चुका है। यहाँ पर बदलाव, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक एक आम आदमी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता को तमाम उम्मीदें हैं, और खास तौर पे कोरोना काल के बाद सदी की सबसे बड़ी जो महामारी थी यहाँ पर, और तो वो ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, रोजगार भी देने हैं। ये बातें केंद्र सरकार पे भी लागू होती है और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार पे भी लागू होती है। सबका दायित्व है, जिम्मेदारी है। और यहाँ पर सबसे पहले ये जो घोटाला सामने उजागर हुआ है, ये बड़ा गंभीर है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अभी एक बात साफ जो सूत्र बताते हैं कि अभी काफी लोग और कईयों के नाम आने हैं। तो निश्चित बात है, अगर समय रहते कार्रवाई होती है तो उसका स्वागत होगा, जनता के पास भी अच्छा संदेश जाएगा। इससे पहले कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए और देर हो जाए तो तब फायदा नहीं होगा। ठीक है विपिन जी, आ रहे हैं एक बार फिर से आपके पास। देवेंद्र जी,
एक बार फिर से चक्रवर्ती साहब सवाल पूछ रहे हैं आपसे वापस से। किसान आंदोलन की बात वो ले आए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात लेकर आए हैं, गुजरात में जो शराब से इतने लोगों की मौत हुई उसकी बात फिर से लेकर आए हैं वो। मुझे मुस्कान जी कभी कभार कहा चक्रवर्ती जी का जो हास्यप्रद लगता है बयान, 15 करोड़ की बात करते हैं, 75 लोगों की मौत हो गई है, इसको हास्यास्पद न मानिए। आपको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा 15,000 करोड़ की बात कर रहे हैं आप। 75 लोग की मौत हो गई है, तो होनी चाहिए आपको। कुछ तो जिम्मेदारी लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, मैं सुन रहा था आपको, सुनिए बाप, जवाब देना जब आपका नंबर आए तो बोलना खूब। ना तो 15,000 करोड़ का कोई हाईवे गिरता है ना बनता, 15,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। और जो अगर कोई घोटाला हुआ है, अगर एक भी तथ्य आपका जो है ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, गुजरात में हो रहा है, फलाना हो रहा है, देश दुनिया में बहुत कुछ होता है। हम डिबेट में बैठे हैं, तथ्य पर बोलने के लिए बैठे हैं, पूरी दुनिया का इतिहास लेकर नहीं। आज चर्चा बंगाल पर हो रही है, इस पर ही रहे, घूम के भगे ना इधर। ठीक है, बिल्कुल देवेंद्र जी, जल्दी से इस बात का जवाब देकर वापस पश्चिम बंगाल पर आइएगा। पश्चिम बंगाल पर मैं इसलिए आ रहा हूँ बार बार, मैंने पश्चिम बंगाल का जो विपिन जी भी कह रहे हैं बार बार जिस तरह से, और हमारे साथी इसको ले जाकर दूसरे राज्यों में ले जा रहे हैं। पश्चिमी जब बंगाल की बात आती है तो सबसे ज्यादा चर्चा जो है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, चाहे वो विधानसभा का चुनाव था, तो ममता दीदी की थी। उन्होंने प्रयास किया था। मैं उस बात के लिए उन्हें नकार नहीं रहा, मैं बार बार उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। लेकिन ये जो बड़ी कालिक उनके मंत्रालय ने उन पर पोत दी, ये जिम्मेदारी बनती है। आज उन्हें साबित करना होगा। आज कड़ी परीक्षा को धमकाना नहीं है, माननीय गृह मंत्री जी को धमकी नहीं देनी। आज अपनी धमकी और अपनी ताकत अपने मंत्रालय में दिखाए और कुछ करके बताए कि ममता वास्तव में इतनी है कि जय श्री राम के नारे पर खड़ी होकर लोगों को पिटवा सकती है, तो अपने मंत्री को जेल भेज सकती है। दीजिए आप मिसाल, अच्छा लगेगा, मुझे सुंदर लगेगा आपका काम। और उठाइए सवाल, जब आप कुछ कर नहीं सकते और करने लायक नहीं है, तो देश की गवर्नमेंट और देश के सरकार और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने का अधिकार किसी के पास नहीं है, चाहे वो ममता हो या आदर्श कोई और विपक्ष का नेता हो। अगर कुछ है करके दिखाया तो प्रमाण के साथ बोलिए। चैनल पर बैठकर रूके देने से, हवा उड़ाने से कुछ नहीं होता, तथ्य पर बोलना चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैं सम्मान करता हूं ममता दीदी का। मुझे कोई भी राजनीतिक चीज अलग है, लीडरशिप अलग है, पक्ष विपक्ष चलता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुद को साबित किया है, आज उनके पास एक गोल्डन चांस है। क्योंकि मैं सलाहकार नहीं हूं आपकी पार्टी का, आज खुद उनको साबित करने का एक मौका है, सुंदर मौका है, सुनहरा मौका है। भुनाना चाहिए, 2024 सर पर खड़ा है, पूरे विपक्ष को एक लीडरशिप की जरूरत है। विपिन भाई क्लियर कर चुके हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आप बंगाल से आगे बढ़ने की स्थिति में आए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, उसके सामने तो विपक्ष में कुछ ना कुछ तो रहना ही है। अब राहुल नहीं बचे, सोनिया नहीं बचे, या अखिलेश जी नहीं बचे, या दीदी रहे, केजरीवाल रहे, अन्य कोई और लीडर आए, हमें इस बात की कहाँ चिंता है। हमारी किसी से नहीं, सबकी हमसे लड़ाई है। अरे सब भी जब भी इकट्ठा होना आपको, फिर भी इकट्ठा होकर खेला खेला चिल्लाना है, पर अपने घरों के खेलों को मिटाइए। अपने घरों में जो खेला हो रहा है उसकी इंक्वायरी कराइए कि बाहर के खेले के चक्कर में अपने घर में बहुत बड़ा खेला हो गया। ये दुख की बात। ठीक है, चक्रवर्ती साहब कुछ कहना चाह रहे थे। चक्रवर्ती साहब अपनी बात रखिएगा और ये भी बताइएगा, देखिए और रहिएगा पश्चिम बंगाल पर, इधर उधर की बात नहीं करेंगे दूसरे राज्यों की। पार्थ चटर्जी जो हैं वो ममता दीदी के सबसे करीबी, सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। उनके इतने करीबी होकर इतना बड़ा घोटाला ममता बनर्जी को क्या एक बार भी भनक नहीं लगी इसकी? मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं केवल बंगाल के बारे में बात नहीं कर सकता। मेरे आंखों के सामने अगर गुजरात चुभेगा तो मैं बात करूंगा, उत्तर प्रदेश चुभेगा तो बात करूंगा, महाराष्ट्र चुभेगा तो बात करूंगा, कर्नाटक चुभेगा तो बात करूंगा, राजस्थान चुभेगा तो बात करूंगा। और ये अगर डिबेट मन में पश्चिम बंगाल भी कहीं ना कहीं चुभ रहा होगा। तो नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए आपने खुद देखा होगा कि सबसे पहले जो कार्रवाई हुई वो ममता दीदी ने किया, मंत्री पद से हटाया, पार्टी से निष्कासित किया, सारे पदों से उनको बर्खास्त कर दिया गया। जैसा कि आपने खुद ही अपने चैनल में बताया कि सोमवार को हमारे पार्टी की बैठक होने वाली है, उसमें कुछ अच्छे निर्णय लिए जाएंगे जो कि नजीर बनेंगे। आज तक जो दूसरे राज्यों में जो घोटालों को दबा करके चुपचाप बैठा जाता है,
कोई बात नहीं बोली जाती है, उसका नजीर हम लोग बनेंगे और इसका समय का इंतजार करिए। आज शुक्रवार है, सोमवार को मीटिंग बुलाई गई है और इसमें पूरा का पूरा अच्छी तरीके से फैसला होगा। लेकिन हम लोग वो काम नहीं करते कि जहरीली शराब से लोग मर जाए, हम उसके बारे में बात न करें। मैं भारत का नागरिक हूं और मुझे मैं स्वतंत्र हूं कि मैं अपनी बात को रखूं और चैनल के माध्यम से जनता को बताऊं कि कहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हो सकता है जनता को नहीं पता होगा, लेकिन जनता को ये पता होना चाहिए कि कहां पे क्या हो रहा है और कहां पे क्या नहीं हो रहा है। यही ठीक है, आप अपनी बात रखिए, बेशक रखिए, हर मुद्दे पर बात होने की जरूरत है, लेकिन मुद्दे को कम से कम डिबेट को भटकाइए मत। विपिन शर्मा जी, मैं देखिए 2 सवाल पूछूंगा। एक सवाल मैं चक्रवर्ती साहब से पूछूंगा, एक मैं देवेंद्र प्रमुख जी से पूछूंगा। पहला सवाल चक्रवर्ती जी आपसे ये बनता है कि ये बताइए कि जो अगर दिल्ली में दिल्ली सरकार पे उनकी एक्साइज नीति को या शराब की नीति को, आबकारी नीति को लेकर सवाल उठे हैं और वहां पर सीबीआई जांच की अगर बात उठ रही है तो उसको भी आप बदले की भावना कहेंगे। दूसरी बात, एक ये आम आदमी जानना चाहता है और ये बातें चल रही है इस समय कि यहाँ पर कि जो सोनिया गांधी या कांग्रेस के नेताओं पर अगर ईडी की पूछताछ चल रही है, क्या आप उस ईडी की जांच का समर्थन करते हैं या आप उसको भी बोलेंगे कि नहीं ये बदले की भावना से हो रही है? मतलब इसका मतलब है कि वो नेशनल हेराल्ड मामला जो है वो कुछ भी नहीं है। मैं चाहूंगा इस पे आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आपकी पार्टी की एक अलग अहमियत है। ठीक है, कुछ कहना चाहे चक्रवर्ती साहब? मैं ईडी की किसी भी जांच का समर्थन करता हूं, वो चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे किसी के खिलाफ जांच हो रही हो, चाहे पार्थ चटर्जी के खिलाफ जांच हो रही है, हम लोग उसको डिनाई नहीं करते, इसीलिए हम लोगों ने इस्तीफा लिया। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कब जांच होगी? आखिर से शारदा घोटाले, वो सवाल मेरे पर रहने दीजिए। वो सवाल मैंने पूछना था अभी देवेंद्र भाई से। मेरा आंसर सुन लीजिए। शारदा घोटाले में 4 एमएलए जो वीडियो में पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, उसमें सबसे बड़ा पैसा 15 लाख रुपए शुभेंदु अधिकारी पकड़ा गया था, जो कि वो गंगा जल में नहा लिए, वॉशिंग मशीन में जाके धुल गए, तो उनके ऊपर कार्रवाई बंद हो गई। ये एक तरफा कार्रवाई कब तक होगी? तो बंगाल का ही मैं बात कर रहा हूँ ना, बताइए ना। शुभेंदु बात समझ आ गई। मैं बस आपने जवाब दे दिया चक्रवर्ती साहब। ठीक है चक्रवर्ती साहब, ठीक है, आप देवेंद्र प्रमुख जी से एक बार सवाल है विपिन जी का, फिर मैं लौटूंगी। मैं बिल्कुल, देखिए ऐसा है चक्रवर्ती जी, बिल्कुल आपने अपना रुख साफ कर दिया, अच्छी बात है। एक जनता को अच्छा संदेश जाएगा कि आप ईडी की जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन आपको हक है पूछने का भाजपा से और इनके जो वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर कि शुभेंदु अधिकारी का आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल वही मैं प्रश्न इनसे पूछना चाहता था कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास कि जब आपके दल में कोई शामिल हो जाता है तो वहां पर दाग सारे अच्छे लगते हैं। तो वो सवाल मैंने उनसे पूछना ही था अभी, जब तभी तो मैंने आपको पूछा कि एक सवाल आपसे पूछूंगा, एक इनसे पूछूंगा। प्रमुख साहब, और बता दीजिए अपनी वॉशिंग मशीन में पाउडर कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? बहुत ज्यादा अच्छे से दाग साफ हो रहे हैं। स्वागत है आपके सवाल का। देखिए बड़ा गहन सवाल है, वो बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, पुराने मित्र साथी भी हैं, और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं कि आपसे जीत पाना असंभव लगता है मुझे, लेकिन प्रयास करूंगा कि सम्मान के साथ जो है जी। तो ये जिस तरह से हमारे साथी जो हैं बनर्जी साहब ने उठाए हैं, हमारे 2 नेताओं के नाम लिए हैं, और मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है कि आप उन पर कोई शक है और सरकार की तरफ से ढील है। तो देखिए इस देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जाकर भी आप माननीय कोर्ट, जो एक ऐसी प्रक्रिया लोकतंत्र की जो सरकारों के अधीन नहीं है, और यहां भी न्याय नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप नाम दर्ज, मैं आपको एक चीज चैनल पर बड़ी कह रहा हूं, जिसका भी नाम है, देखिए पार्टी हमारी हो सकती है, मैंने अपनी हमारी के खिलाफ जाना चाहते हो ना आप, आपके पास बहुत एविडेंस होंगे क्योंकि आपके साथ वो लोग रहे हैं। सत्य के साथ एक बार पेश हो जाइए। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी बचाव में आ जाए तो मैं मुस्कान जी से कहता हूं कि अगली डिबेट इसी पैनल के साथ लगा दें। लेकिन मेरा यही निवेदन है आपसे कि स्टेप बाय स्टेप बचने वाला कोई नहीं है, चाहे किसी पार्टी में है, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी है, अपने ऊपर कार्रवाई जल्दी लगी क्योंकि नोट ज्यादा थे, पकड़े गए, ईडी ने स्पीड से कार्य किया, इसलिए आपको ये लोग याद आ रहे हैं। और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इनके लिए
कोर्ट का सहारा ले सकते। ठीक है देवेंद्र जी। चलिए विपिन जी, देवेंद्र जी तो कह रहे हैं कि कोर्ट का सहारा ले सकते हैं आप, हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, अब जो अगर आपको दागी लगता है तो जाइए आप कोर्ट के पास और उसका सहारा लें। इस पर आपका सवाल था, प्रतिक्रिया रखिएगा। एक सवाल मेरा भी आपसे, ये जो कुमारस्वामी कामराज का प्लान था, क्या उस पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में काम कर सकते हैं क्या? बहुत आपका सवाल अहमियत रखता है, और देखिए ये निश्चित बात है, यहाँ पर हम लोग तो अनुमान लगा सकते हैं और अटकलें हैं ये कि यहाँ पर कि क्या कुमारस्वामी कामराज का जो उन्होंने अपनी जो एक योजना बताई थी, और जो जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो वहां पर वो बड़ी कारगर साबित हुई थी कांग्रेस के लिए कि संगठन को मजबूत कर पाए, और जितने उनके मुख्यमंत्री थे या बड़े वरिष्ठ नेता थे उनका इस्तीफा उनसे लेकर उनको संगठन में लगा दिया मजबूत करने के लिए। तो निश्चित बात है वो अगर ये ममता दीदी करती हैं तो इसका जनता स्वागत करेगी और अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आरोप लगे हैं और जो घोटाला सामने उजागर हुआ है इससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला टीएमसी का। यहाँ पर समय रहते आपको मामले का संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे, तभी आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे। और ये इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं है, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है और वहां पर उसके लिए रणनीति में सबको बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अब कांग्रेस की बात लीजिए, अब राहुल गांधी हर एक मंच पे बोलते हैं कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन यहाँ पर कथनी और करनी में फर्क रह जाता है। तभी बात है कि आज कांग्रेस कितने राज्यों में सीमित होकर रह गई है। 2014 का पहले एक बड़ा चुनाव हारे, उसके बाद 2019 में हारे, तो बार बार जो उनको शिकस्त मिल रही है चुनावों में, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष ये निकाला जाएगा कि संगठन मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर जो राजनीतिक दल अपना संगठन मजबूत कर सकेगा वही कामयाब होगा। ये बात समझ लेनी चाहिए, ये एक हकीकत है, सच्चाई है, और जितनी जल्दी आप करेंगे उतना आपके लिए ये आपके हित में होगा। ठीक है। अच्छा विपिन साहब, एक बात, छोटा सा सवाल है, छोटा सा कमेंट चाहूंगी। चक्रवर्ती साहब ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई एंटी इनकम्बेंसी इस समय देखने को नहीं मिल रही है। मैं बहुत हद तक इनकी बात से इत्तेफाक रखूंगा, और ये बहुत अच्छे जानकार हैं और इन्होंने जो अपने विचार रखे, बिल्कुल उस बात को आप नकार नहीं सकते। उसके पीछे मैं एक आपको कारण बताऊंगा, क्योंकि जब चुनावी मैदान में भाजपा और टीएमसी आमने सामने थे, अभी जो चुनाव हुए, और फिर दोबारा टीएमसी की राजनीतिक दल पर जनता ने भरोसा जताया, ममता दीदी पर, उनके नेतृत्व पे, तो यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी। तब भी ये अटकलें लगाई जा रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा दोहरा शतक लगाएगी, और उनके वरिष्ठ नेता सारे चुनावी मैदान में आ गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां तो शतक भी नहीं लग पाया। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर अभी भी उनका वर्चस्व कायम है टीएमसी का। वो अलग बात है कि जो ये घोटाला उजागर हुआ है, सामने आया है, उससे उनकी छवि को बहुत नुकसान हुआ है, और इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है। और जो ये अटकलें हैं सामने, जो खबरें आ रही हैं कि ममता दीदी कुछ बड़े पुख्ता कदम उठाने वाली है और बहुत आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, पुख्ता कदम तो ममता दीदी उठाने जा रही हैं, लेकिन चक्रवर्ती साहब एक बात ये भी है कि ये पुख्ता कदम कितने कारगर साबित होंगे ये तो देखना अहम होगा। 5-6 अगस्त को ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री से भी ममता दीदी मिलने वाली है। एक समय था जब प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, उस समय दीदी ने मुलाकात भी नहीं की थी, उनसे बहुत इंतजार करवाया था। आज वो मिलने जा रही हैं, उनसे मिलेंगी? पहली बात तो ये है कि जो ममता दीदी का प्रोग्राम जो तय था, जिस समय टाइम था, क्योंकि उस समय बाकायदा आपको पता था कि वहां पे तूफान आया हुआ था, हालात राज्य की बहुत खराब थी। ममता दीदी का जो प्रोग्राम, जो टाइम तय था प्रधानमंत्री से मिलने का, ऐसा तो नहीं कि उन्हें मिलने के लिए मना कर दिया था, लेकिन जो है उनके जो सिक्योरिटी की तरफ से जो मैसेज आया था, जो रॉन्ग मैसेज पहुंचा था ममता दीदी के पास, क्योंकि उनको दूसरे कार्यक्रम में जाना था इसलिए वो चले गए थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुलाकात नहीं की, वो बाकायदा एयरपोर्ट में आकर के उन्होंने मुलाकात की। तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि प्रधानमंत्री साहब उनसे मुलाकात नहीं करेंगे या उनसे बात नहीं करेंगे। निश्चित रूप से मुलाकात होनी चाहिए। ये एक देश है, देश के अंदर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सबसे मिलना चाहिए और मिलकर के ही देश को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो भी कार्रवाई हो, जनता को ये न समझ में आए कि एक तरफा विपक्ष को केवल टारगेट करके उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये आपके ही ऊपर उल्टा दांव पड़ने वाला है। ये 2024 में दिख जाएगा। अगर आपने अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की तो बाकायदा जनता तैयार बैठी हुई, क्योंकि महंगाई की मार बहुत हो चुकी है। अब तो आप लोगों ने रोटियों पे तक जीएसटी लगा दिया,
भूखे को मार रहे हैं। तो अब आप उसके लिए तैयार रहिए कि आप ये जो बार बार ईडी और सीबीआई और आप जो इनकम टैक्स का जो दे रहे हैं बार बार झटका, वो ज्यादा दिन तक जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। विपक्ष भले ही कर ले जाए क्योंकि वो मजबूर है, लेकिन जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। जनता को जो ऑप्शन सामने दिखेगा वो उसको वोट दे करके उसको जिताने की कोशिश करेगी। आ रही हूँ विपिन जी आपके पास एक बार फिर से अभी लौटूंगी एक बार पहले देवेंद्र जी से मैं छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी। देवेंद्र जी, चक्रवर्ती साहब एक बार फिर से वही बात कर रहे हैं कि आप कर लीजिए, देखिए आप चाहे विपक्ष पर तमाम कार्रवाई कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब विपक्ष एकजुट होगा तो क्या होगा, ये ज्यादा दिन तक आपकी चीजें चलने वाली है नहीं, वैसे ये कह रहे हैं चक्रवर्ती साहब। धन्यवाद मुस्कान जी, आपकी तरफ से क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को मुझे अपनी तरफ से बोलना था, मैंने बोल भी दिया था। इस चीज के लिए ही हम तैयारी कर रहे हैं और हमें पता भी है कि 2024 में विपक्ष जो ना चाहते हुए भी उसकी मजबूरियों से एक होना है, और हम भी चाहते हैं कि वो एक होकर ही लड़ पाएंगे, क्योंकि ऐसी हालात हैं। अब आप, मैं कोई अहंकार में नहीं कह रहा, विपिन जी बैठे हैं, आप सब सुन रहे हैं, बहुत लोग हमको देख रहे हैं। आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली हो, काम करने का तरीका हो, या विश्व में उनकी लीडरशिप हो। 135 करोड़ लोगों का विश्वास है, उनके स्तर का विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। तो आपकी लोकतंत्र में सब चीज होनी चाहिए। हम कोई अहंकार में नहीं कह रहे, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बोला है। अभी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की बात बाद में आएगी। और जिस तरह से उन्होंने, विपिन जी बैठे हैं, इनको पूरा विश्व का ज्ञान है, भारत की छवि को लेकर पूरे विश्व के पटल पर एक चीज में साबित किया है कि भारत वास्तव में दुनिया का सबसे महानतम लोकतंत्र क्यों है। उसके लिए पिछली 8 साल की मेहनत उनकी आज परिणाम के रूप में आपको दिख रही है। मेरे मित्र बार बार महंगाई महंगाई चिल्ला रहे, जीएसटी, कोरोना काल, वैश्विक महामारी के दौरान फ्रांस सारी कमर टूटकर जमीन पर लेट गए। उनसे अच्छी अर्थव्यवस्था आज भारत की है। आप सर्वे करा लीजिए, चैनल पर बैठकर झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। आज भी हम मजबूत हैं उन लोगों से। आज भी मंदी के दौर से जितना हम मजबूत लड़ रहे हैं, ये जो नाम ले रहा हूं मैं, इनके साथ और जोड़ दीजिए 10 नाम, उनसे बढ़िया लड़ रहे हैं और तरीके से लड़ रहे हैं। ये एक माननीय विश्व पटल के नेता का परिणाम है और देश की मेहनत का परिणाम है कि 12 पड़ोस के देशों से आप तुलना करने की सोच भी नहीं सकते। उनको हमने वैश्विक महामारी में फ्री दवाइयां दी है, मदद की है, आज भी कर रहे हैं। श्रीलंका जैसे हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं, उनको दी नहीं दे रहे हैं। हमारा विरोध करो या कुछ भी करो, अपना नियम निभा रहे हैं। जो हमारा छोटे भाई का काम बनता पड़े भाई के प्रति, वो अपना काम कर रहे हैं। जितनी गलती करो उनको सपोर्ट करते हैं। नेपाल की क्या स्थिति है, आप श्रीलंका के साथ चाइना ने क्या किया, आप एक बार विश्व के पटल पर जिक्र कर देखिए कि क्या बदलाव आया भारत की राजनीति में। 70 वर्षों में इतिहास रचा गया, देश को नई दिशा और दोनों दी गई। ठीक है विपिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि अभी जो नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, तो पिछले वर्ष नहीं थी उसमें। तो यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भूमि सागर बनाता है। और अभी सचिन भाई ने बात बोली ये कि महंगाई के बारे में, बिल्कुल निश्चित बात है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इनके साथ। रोजगार, महंगाई और देश की आपने जीडीपी के जो आंकड़े हैं या आपको अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत करनी है, ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सबका दायित्व, सबकी जिम्मेदारी है। जो राज्य का, जो सूबे का मुखिया है, जो देश के प्रधानमंत्री है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें आपस में तालमेल कैसे बिठाती हैं, तो यहाँ पर ताली एक हाथ से नहीं बजती। यहाँ पर सबको अपना योगदान देना पड़ेगा, कदम कदम बढ़ाने पड़ेंगे आगे, और तभी आप अपने महान मुल्क को, हिंदुस्तान को, जिसपे हमें नाज है, फक्र है, उसको आप विश्व गुरु बना सकेंगे, महाशक्ति बना सकेंगे। और मेरा ये मानना है, बड़ा विश्वास, जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा यहाँ पर, कि ये एक हिंदुस्तान के पास स्वर्णिम अवसर है कि जब हम उस दौर को दोबारा ला सकते हैं जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। $1 1 रुपए का होता था, और उसके पीछे कारण है कि मैं ये देखिए कि चेक्सिट का दौर शुरू हो चुका है, जब बड़े बड़े विश्व के मुल्क चीन से अपने व्यापारिक नातों से बाहर निकलेंगे, दूरी बनाएंगे,
उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि उसका सीधा फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा, बशर्ते कि हम अपने महान मुल्क की धारणा अच्छी बनाए। परसेप्शन बहुत अहमियत रखता है। जो हम शब्द ये इसका इस्तेमाल करते हैं परसेप्शन, कि हिंदुस्तान की क्या छवि बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय पटल पे। आप विदेशी निवेश की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम कुछ मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़े हैं वहां पर एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए। वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर सारे राजनीतिक दल अगर एक बात करते हैं, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आप कई मुल्कों का उदाहरण ले सकते हैं, वहां पर अपनी राजनीति अलग, एक दूसरे पे जहां पर लांछन लगाने, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं वहां पर अगर एक मंच पे खड़े दिखाई दे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और ये बात सब पे लागू होती है। यहाँ पर सबको अपना दायित्व तो निभाना पड़ेगा। चक्रवर्ती साहब, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बड़ा ज्ञान दिया विश्व गुरु के बारे में, ठीक है। मैं इनसे एक चुनौती देता हूँ, ये 2014 के मैनिफेस्टो में एक बार चुनाव लड़के के दिखा दे। सबका साथ सबका विकास जिसमें कहा था, 15 लाख रुपए जो कहा था, हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी बैठेगा, महंगाई का मान ही बोलते प्रधानमंत्री। इन्होंने कहा था गैस, जब भी आपके वोट डालने जाना तो गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाना, इसके बारे में बात करें। इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसके बारे में बताएं। ये इनकी चैलेंज है ये मेरी तरफ से। क्या 2014 के मैनिफेस्टो के ऊपर क्या भाजपा दोबारा 2024 का इलेक्शन लड़ सकती है? नहीं लड़ सकती। ये केवल गुमराह करने वाली पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ जुमलों की पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने वाली पार्टी है, और कुछ नहीं है इनके पास। केवल हथियार के रूप में, केवल आज तक 8 साल का इतिहास हो गया, एक भी एमएलए जो है सीबीआई, ईडी या आईटी किसी सेक्टर में नहीं पकड़ा गया। और जबकि 60% इनके एमपी जो है वो कांग्रेस या दूसरे दलों से टूट करके आए हुए हैं, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार है। लेकिन चूंकि गंगा नहा चुके हैं, वो बाकायदा वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में 2017 से लेकर 2022 तक कैबिनेट मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री कद्दावर मंत्री थे। लेकिन जैसे ही 2022 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी छोड़ी, उनके पीछे आईटी लगा दिया गया, उनके नौकर तक पे आईटी लगा दिया गया। क्यों भाई, जो वो 5 साल तक आपके यहाँ पे कैबिनेट जोड़ना चाहूंगा मैं, वो बहुत बड़े जो है जो गंगा जल में थे, वो नाली में आ गए क्या? ठीक है चक्रवर्ती साहब, ठीक है, समय भी समाप्त हो रहा है। मैं देवेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है, समय भी समाप्त हो रहा है। विपिन जी, छोटा सा एक लाइन का कमेंट जल्दी से। एक बात बोलूंगा, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि देखिए कि यहाँ पर किसकी सरकार थी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एपेक्स कोर्ट ने देश के एक ऑब्जर्वेशन करी थी, टिप्पणी करी थी कि सीबीआई क्या है, ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है। तो यहाँ पर तो निश्चित बात है, खौफ की अगर राजनीति की बात कर रहे हैं आप, खौफ दिखाकर, तो वो तो एक रिवायत सी रही है देश में। तो ये बात आत्मंथन करने की आवश्यकता है, सबको आत्मंथन करने की आवश्यकता है। ठीक है देवेंद्र जी, चक्रवर्ती साहब का सीधा सवाल था, आपसे बता दीजिए जवाब। देखिए, अब बनर्जी साहब ने जिस तरह से अपनी टीस निकाली है उसका स्वागत है, क्योंकि जरूरी भी था। वो बहुत परेशान भी थे, लंबी डिबेट्स के बाद एक मौका मिला, और मैं स्वागत करता हूं उनका कि उन्होंने जिस तरह से सारी चीज गिना दी 2014 से अब तक लेकर। लेकिन भाई विपिन जी ने वो जो सीबीआई वाली बात है जिस पर वो ज्यादा परेशान थे, ईडी और सीबीआई के सिवा किसी के पास कोई जिक्र नहीं है, चाहे किसी की कोई गलती रही है, ये 70 वर्षों से चली आ रही है इस देश में, 2014 से नहीं बनी। इसका सभी ने किया, किसी ने सही, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे शानदार तरीके से इसका यूज किया है। इसके छापा लगा ना, उसके घर से नोट उठ कर गए हैं। ये पहली सरकारें समझौता कर वहां तक मारते थे छापे। अब नई चीज आपको, अब आपके यहाँ जो रुपया पकड़ा गया ना, जो मशीनों से गिना जा रहा है बंगाल में, अगर यहाँ ही कहीं सेंटर में कांग्रेस की सरकार होती तो शायद यहाँ तक काम नहीं खत्म हो लेता ईडी सीबीआई पर। आप टेंशन ना लें बनर्जी जी, अभी तो शुरुआत है। चक्रवर्ती साहब तो पूछ रहे हैं कि ठीक है, आप अच्छी बात है, आप कार्रवाई करिए। वो कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता या नेता के घर में नहीं मिलते क्या इतने रुपए? वो ये पूछ रहे हैं आपसे। मुस्कान जी, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, जैसे इनकी इंक्वायरी हुई है, अभी ये कह रहे हमारे लोगों के साथ है। आप भैया ऐसा कोई ना कोई प्रूफ ढूंढिए, और बीजेपी लीडर्स के पास जहां रुपए दबे हुए हैं जिस नेता के घर में,
सीधी आप कोशिश कीजिए, अगर आपके कहने से ना चले तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, आज की तारीख में तो मीडिया इतनी बड़ी चीज है, एक छोटा क्लिप बनवा के उड़ाइए। बीजेपी के कहने से क्या होगा भाई? जब सीबीआई को, ईडी को पूरा भरोसा है कि इस घर में रुपये निकलने और टर्कों के हिसाब से निकलेंगे, तो क्या आपको पूछ कर जाएंगे? अगर रुपया नहीं है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों तो आप हो रहे हैं, क्यों सानिया राहुल हो रहे हैं? ये तो जांच का विषय है, पहले भी हुई है लोगों की, और लोगों की नहीं हो क्या? आप लोगों की सरकारें जब चले आ रहे हैं इतने लंबे समय से, पहले सरकारें जांच नहीं होती थी, क्यों चिल्ला रहे हो? सामना करो, ईमानदार हो ना आप, ईमानदारी से कोर्ट का सामना करिए। ठीक है, अगर जेल जाने की बात है तो जेल जाइए, और ना जाने की बात है तो चैलेंज करिए। ठीक है प्रमुख साहब, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से बात पश्चिम बंगाल की थी, अब बात सीधी सी ये है कि ममता बनर्जी कामराज की तर्ज पर एक नया प्लान तैयार करने जा रही हैं और सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ अहम रहेगा और उसके बाद जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो सकता है या फिर ममता बनर्जी अपने भ्रष्ट जो मंत्री हैं उन पर कार्रवाई कर सकती हैं। ये देखने वाली बात होगी कि इस बार किस तरीके से ममता बनर्जी जो पूरे राज्य में चीजें चल रही है उसको कंट्रोल करने में कामयाब होंगी। फिलहाल के लिए राष्ट्रधर्म में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एएनबी न्यूज। नमस्कार।